Assalamu alaikum. Welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host नवाज राजा पाकिस्तानी with your weekly broadcasting Nature Talk. और ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं रेहाम खान साहब और we are discussing about the Pakistanis issues on the coronavirus. And now again the new question जो है कि हमारा as a nation जो behavior है इस वक्त वो rather than finding a solution for something हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं और उस मसले को दबा देते हैं। जैसे कि पीआईए का प्लेन क्रैश हुआ, जुनैद जमशेद से मैं बात शुरू करूंगा कि एक प्लेन क्रैश हुआ, उनकी एक नाम था पूरी पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बड़ा उसका शोर हुआ कि ये कैसे हुआ। इन्होंने कहा कि हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और अब ये दूसरा प्लेन क्रैश, जब ईद से एक दिन पहले हर किस्म का प्लेन क्रैश बड़ा, कोई भी सामने हो बड़ा, मगर जब वो एक सेलिब्रेशन के मौके पर हो उसकी ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये जो प्लेन क्रैश हुआ इसकी भी बड़ी तकलीफ हुई और इसकी चंद एक वीडियो भी है। यहाँ जाने से पहले एक मैं अपना एक पर्सनल वाकया बताऊंगा कि जब मैं यहाँ से कतर एयरलाइंस के जरिए पाकिस्तान गया तो उन्होंने अबू धाबी पे मुझे जो कनेक्शन फ्लाइट थी वो पीआईए की फ्लाइट दी। और पीआईए की फ्लाइट के उस जहाज के अंदर हम बैठे तो वो जैसे ही रनवे की तरफ जाना शुरू हुआ तो उसके अंदर के इंजन से आवाज आना शुरू हुई, चीर 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 चीर। तो मैंने एयर होस्टेस से कहा कि ये आवाज आ रही है, तो कहती ना परेशान अभी हो जाती थी। जैसे ही वो रनवे के ऊपर गया तो उसकी आवाज ज्यादा हो गई। मैं तो बड़ा डर गया। मैंने उसके लिए ये क्या हो रहा है, कहते नहीं कुछ नहीं होता। जहाज चला गया, लैंड कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब मैं नीचे उतरने लगा तो मेरी मुलाकात वो सामने पायलट से और उनसे, तो मैंने कहा यार ये आप कैसे लोग हैं, इंजन से आवाज आ रही थी और आपने उसको कोई रोका नहीं और लेकर आ गए हैं, ये कुछ भी हो सकता था रास्ते में। तो कहते हैं कि आप कौन सी साइड पे बैठे थे? मैंने कहा मैं लेफ्ट साइड पे था। तो कहते हैं आपने राइट साइड के इंजन से आवाज नहीं सुनी? मैंने कहा क्या मतलब? कहते उधर से भी आ रही थी। तो कहते ये तो रोज का मामला है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये 3 से 4 साल पहले की बात है। तो ये नॉन सीरियस बिहेवियर हमारे जो वहां पीएए के अंदर काम करने वाले हैं उनका, और ये मौजूदा, ये कब तक चलेगा? ये एज ए नेशन हम गलत हो गए या हमारी गवर्नमेंट की गलती है या पीआईए की गलती है? आप इस पूरी प्लेन क्रैश के जिम्मेदार वैसे ठहराएंगे किसको? देखिए, मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो बगैर तफ्तीश, बगैर एविडेंस के किसी को कसूरवार ठहराऊँ। तो आई थिंक कि मैं देख रही हूँ, मैं एविएशन की इतनी नॉलेज नहीं रखती और मुझे इतना शौक भी नहीं। तो मैंने 2-3 पिछले दिनों में सीखा है कि कुछ पायलट्स के मैंने देखे हैं, कुछ इंडियन पायलट्स ने अपनी एक तज्ज़िया दिया है, कुछ पाकिस्तानी लोगों को शौक है। बट आपने जो कहा ना कि हम पहले इल्ज़ाम तराशी कर लेते हैं, मुझे देखिए हादसा तो हर जगह होते हैं, लेकिन गाड़ी का मुझे याद है मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, सर्जन थे और कोई ख़ास उनको गाड़ियों-वाड़ियों का शौक नहीं था। लेकिन ये मुझे याद है कि हम पेशावर से अगर गाँव तक जाते थे 2-3 घंटे का सफ़र उस ज़माने में आपको पता है क्या वो हर चीज़, वो टायर प्रेशर का चेक करना, हम इतने इरिटेट होते थे कि हम वालिद साहब कह रहे हैं, "नहीं-नहीं अभी टायर प्रेशर चेक हो रहा है, अभी पानी चेक हो रहा है।" हम कहे हम 2-3 घंटे दूर जा रहे हैं, हम कौन-सा कोई कश्मीर फ़तह करने जा रहे हैं। लेकिन ही वाज़ वेरी ऑर्गनाइज़्ड कि नहीं। और जब मैं यूके आई तो मुझे ख़्याल आया कि आपको पता है यहाँ भी टायर हमने अक्सर देखा है कि एमओटी के वक़्त हमें याद आता है कि टायर का एक ट्रेड है और वो मैं पाकिस्तान में आप देखें तो अक्सर जो टायरों पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। तो ये तो अल्लाह की कोई ख़ास मेहरबानी है, हमारी माँओं की नवाफ़िल है कि हम बचे हुए हैं। वरना तो आए दिन हमारी सड़कों पे हमारी बसेस के हादसात होने चाहिए। ये मिरेक्युलस है कि हमारे कम हादसे होते हैं। ये कुछ लोगों के नेक अमाल है, कुछ मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसे है। इधर आप गाड़ी निकाल के देखें इस किस्म के टायर पे, तो पीआईए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कब से आ रहे हैं। मेरे बच्चों ने बहुत साल पहले मुझे कहा था कि ये आपकी जो पेट्रियोटिज़्म है ना कि ये मेड इन पाकिस्तान और पीआईए पे, हमने नहीं पीआईए पे जाना। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पे एक तो वो मेंटेनेंस नहीं करते। वो बेचारी एयर होस्टेसेस के साथ हमने देखा है किस तरह से हमारे अंकल्स माशाल्लाह बहुत गलत तरीके से बिहेव गलत करते तरीके हैं। से, और वो बेचारी लड़कियां पता नहीं किस मजबूरी के तहत अपने घरों की वाहिद कफील होती हैं और वो जब आती हैं तो वो मेरे साथ अक्सर, जब मैं कभी डिफेंड करूँ, आपको पता है मुझे तो है हर एक के लिए जरा हकूक के लिए लड़ने का शौक। तो एक बार बहुत साल पहले एक कोई सिंगर जा रहे थे तो उन्होंने बदतमीजी की लड़की के साथ और वो मैं देख रही थी। मैंने 1 दफा देखा, 2 दफा देखा, वो ग्राउंड स्टाफ पे भी बदतमीजी कर रहे थे। मैं खड़ी हो गई,
तो वो फिर आई मेरे पास और मुझे उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद से मैं रेगुलरली इवन थ्रू बनीगाला टाइम एज़ वेल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो स्टाफ है उसके साथ राब्ते में रहती हूँ। और वो हमें कहते हैं कि जी हमें सबसे कम तनख्वाहें मिलती हैं, 6 बंदा हमें इंटरनेशनल रेगुलेशंस है कि कैबिन स्टाफ 6 होना चाहिए, ये 4 पे चलाते हैं। आप यकीन करें ये लाहौर टू कराची फ्लाइट या पिंडी टू लाहौर इस्लामाबाद टू कराची फ्लाइट मैं भी यूं वो एटीआर में एक बार अब्दुल कदीर खान ही के साथ मैं ट्रैवल कर रही थी और इंसान दुआएं डर लगता करते है जाता है। एटीआर में डर लगता एटीआर में डर लगता है, है एटीआर में बट मैंने डर लगता है इस उसमें। देखिए मुझे अफसोस की बात है कि हमारे पायलट्स मैं आपको बताऊं कि मेरा कॉल मी बायस्ड हो सकता है लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी सर्जन और पाकिस्तानी पायलट जब मुझे पाकिस्तानी पता चलता है कि पायलट पाकिस्तानी है पाकिस्तानी सर्जन में कहती ये बंदा पहुंचा देगा मुझे भरोसा होता है। मगर फिर लेकिन भी मैं अगर यहाँ आप रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का हमारी फ्लीट बहुत छोटी है। हमारी फ्लीट उतनी नहीं है जितनी कतर की है, इधर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उनकी नहीं है। उन सबके 0 हैं क्रैशेस। हमारे माशाल्लाह 20 और हैं। हमारे 10 हो चुके हैं। 20 क्रैशेस हो गए हैं और दैट्स वेरी कंसर्निंग। अब पीआईए ऐसा महकमा नहीं है कि हमें ना पता हो कि कब से हम रो रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों में पर्टिकुलरली 2017 के बाद से 2018 2019 में सिंध हाई कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है, चाहे वो अरशद मलिक साहब की तैनाती हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन का इशू हो, ये चीजें रेज की गई हैं। और वो क्यों रेज की गई हैं? इसलिए क्योंकि कोई वजह नहीं है कि इस इदारे को ठीक ना किया जा सके, कोई वजह नहीं है। लेकिन इट इज एक तो जब कौमी असासा कोई होता है ना या कोई स्टेट की नौकरी होती है ना तो वो लोग उसको अपना नहीं समझते, उसके ऊपर उनका दिल नहीं दुखता। और ये आपका सवाल कि किसकी गलती है, ये कौम की गलती है, ये कौम की गलती है। देखिए इमरान जो कर रहा है या फवाद चौधरी जो कर रहा है या बाकी लोग जो कर रहे हैं, आपको मौका मिले अपने दिल से पूछें, नहीं करेंगे आप? ये आपका माशरा बन गया है, ये पाकिस्तानी माशरा है, इनको ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ये हमारी कौम की एक बुज़दिली है, बेगैरती है। और आप कहते तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बट आई एम सॉरी, मैंने इतने कमजोर ईमान वाले लोग नहीं देखे दुनिया में। देखें हम बददयानत हो गए, हम सारों का नहीं कहता है, ये ना हो कि फिर मुझे मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ माफी मांगना पड़े, मगर फिर भी मैं कहूंगा खुशामद हराम है, खुशामद हराम है। तारिक जमील साहब खुद कहते हैं खुशामद हराम है। तो अब हम क्या करें? लेकिन देखिए तारिक जमील साहब भी उसी माशरे में रहते हैं, उन्होंने भी वहीं रहना है। पर चले इसी बिहेवियरल इशू के ऊपर बात करते हुए मैं आगे आऊंगा जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसको मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है कि मलक रियाज ने पाकिस्तानी मीडिया को खरीद लिया और वो एक जो इशू है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, फिर मैं आपका उससे लेता हूँ। मलक रियाज एक हमारा बिजनेसमैन है, ना वो सियासत है ना वो पब्लिक ऑफिस। तो बिजनेसेस के अंदर जो मसले मसाइल चलती है उनको मीडिया के अंदर लाने का तुक क्या बनता है? तो हमारे सोशल मीडिया और इसके ऊपर क्यों इतना ज्यादा शोर पड़ा हुआ है कि एक जो उनका घरेलू एक मसला चल रहा है। एक तो मैं आपको औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछूंगा कि वो मसला आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन गलत है और कौन दुरुस्त है, मगर उससे पहले ये है कि क्या ये इसकी जरूरत है, इसको मीडिया के ऊपर आने इसकी जरूरत है कि नहीं है? देखिए पहली बात तो ये है कि मलिक रियाज साहब के बारे में जो लोग खामोश हैं और जो लोग बोल रहे हैं, ये एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि जिनकी मलिक रियाज साहब से मुलाकात कभी नहीं हुई, टेक्स्ट कभी नहीं आया, फोन कॉल कभी नहीं आया, मैं बाकी स्लॉट्स की बात नहीं कर रही, वो लोग बोल रहे हैं। देखिए जब आप किसी के बिजनेसमैन को, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप जो उनकी रेप्यूटेशन है, मैंने सुना है कि बहुत मिलनसार है और अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं। मुझे मालूम है कि मैं चूंकि मेरा ख्याल है शायद वाहिद एंकर होंगी और वाहिद कोई ऐसा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह लें या समबडी जिसका सियासी कोई लिंक हो, जिन्होंने कभी उनसे ना बात की है, ना मुलाकात हुई है, ना टेक्स्ट हुआ है। मैं एक्चुअली उनके बारे में
बिल्कुल ज़ाती तौर पे कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ़ ये जानती हूँ कि बहरिया बड़ा अच्छा चलाते हैं और मैंने उनके अच्छे एक ब बहरिया मेरा मतलब है बहरिया एज़ अ रेज़िडेंशियल सोसाइटी अच्छा चलाते हैं। नहीं, नहीं हुँ, मेरी इसलिए क्योंकि हमारी फैमिली वग़ैरह के फ्रेंड्स वग़ैरह हुँ, पसंद करते हैं बहरिया को। मैं एग्ज़ैक्टली। वो पसंद करते हैं कि जी मेंटेनेंस अच्छी है, प्लॉट्स अच्छे हैं, लोग हुँ, पसंद करते हैं। और बाय द विज़न वे है उनकी। हाँ जी। नहीं अच्छी चलाती है रेज़िडेंशियल हुँ, सेफ है, हुँ, मेंटेनेंस अच्छी है, जो सच है सो अच्छा है। हुँ, और वहाँ पे आप जाते हैं तो बिग बेन की भी कॉपी देख लेते हैं आप और आईफल टावर भी हुँ, दिखाई उनकी एक वो है। एब्सोल्युटली। मैं ये समझती हूँ कि पहली बात तो ये कि मलिक रियाज़ साहब की मैं जैसे मैंने कहा कि मुझे तारुफ़ किसी और वजह से था, क्योंकि हुँ, बनीगाला से उनको बड़े फ़ोन कॉल्स जाते थे। अच्छा। दिन के 2 फ़ोन कॉल्स जाते थे उनको। ज़ाहिर हुँ, है अ, एक कुछ लोगों की मजबूरी होती है, जिसके पास हुँ, पैसा होता है वो ऐसे ही बड़ी अट्रैक्टिव एग्ज़ैक्टली। पर्सनैलिटी होती है। पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है मलिक रियाज़ साहब के पास, हुँ, हुँ, जहाज़ भी हैं जैसे मैंने कहा जेनरस भी एग्ज़ैक्टली। हैं, वो कोई हुँ, कंजूस आदमी भी नहीं है, जो मैंने सुना है, देखा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस इंसिडेंट से सॉरी उनकी मैं इंटरप्ट बेटियों कर रहा ने हूँ, ये जहांगीर तरीन से पहले पहले उनको फ़ोन जाते थे या बाद में? जहांगीर साहब को तो जहांगीर फ्री जहांगीर पास था ना, तरीन वो तो मुझसे ज़्यादा मतलब बीवी के इतने हकूक नहीं थे जितने वो ये कोई सुबह 9 बजे बैठे हुए हैं, 10 बजे बैठे हुए हैं। उनको तो एक फ्री ओपन वो तो अच्छा, उनका घर था। वो तो जहांगीर तरीन साहब का और परवेज़ अच्छा। खट्टक का तो अपना घर था। तो वो तो मुझे नहीं पता होता था कि कौन बाहर लॉन में बैठा होगा। लेकिन मलिक रियाज़ साहब को मैंने कभी बनीगाला में देखा नहीं है। मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि इमरान साहब 2 दफ़ा दिन में उनको फ़ोन करते थे यकीनन और मेरा ख़्याल है कि वो ठीक अकेले नहीं हैं। है। बड़े लोग सलाम करते हुँ, हैं। देखिए लाइक आई हुँ, सेड कि एक हुँ, एक बड़ा सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है पाकिस्तान हुँ, में। सिर्फ़ इमरान साहब ही फ़ोन नहीं करते होंगे। आई एम ठीक। श्योर। मैंने सिर्फ़ ये कहा कि मेरी कभी बातचीत नहीं हुई उनसे। हुँ, लेकिन मैं ठीक। समझती हूँ कि अगर ये उनकी बेटियाँ हैं, बिकॉज़ हुँ, अगेन मैं नहीं जानती पर एफआईआर में उनकी बेटियों के नाम दर्ज है और एक हुँ, शायद जो मुझे नहीं पता आमना मलिक का उनसे क्या रिश्ता है, नीस है या चाची की कुछ बड़ा कन्फ्यूज़िंग रिश्ता है। बहरहाल हुँ, जिन 3 ख़वातीन का नाम है एफआईआर में हुँ, और अगर वो वही हैं जो कि क्योंकि उन्होंने खुद आके एतराफ़ भी एक वीडियो में कर लिया, तो मेरा ख़्याल है ये मलिक रियाज़ की इन लड़कियों ने, इन हुँ, औरतों ने बहुत ज़्यादा बेइज़्ती की है। हुँ, हुँ, क्योंकि एक शख्स एक सेल्फ मेड आदमी है और हुँ, उसने बड़ी बिज़नेस अपनी बनाई है, इज़्ज़त के लिए बनाता है ना इंसान। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल। जानती हूँ कि वो हम्बल बिगिनिंग से आए थे, ये मैं जानती हूँ कि वो अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं, अपने हुँ, भाइयों के हुँ, लिए, अपने जो जो मैं जानती हूँ। तो इन ख़वातीन ने अपनी मैं सोच नहीं सकती थी कि मलिक रियाज़ की फैमिली की ख़वातीन की ऐसी ज़ुबान हो सकती है। मैं हुँ। नहीं सोच सकती थी। मुझे लिटरली यकीन नहीं आ रहा कि ये मलिक रियाज़ की फैमिली की लड़कियाँ हो सकती हैं। चलिए अच्छा यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन आपसे करना तो चाहूँगा जो मेरा वो ख़्याल है कि मलिक रियाज़ साहब की जितनी इस हादसे में ये जितनी बदनामी हुई। डिसग्रेसफुल बदनामी हुई हुँ, है, वो किसी उनकी और बिकॉज़ बिल्कुल। ज़ाहिर है उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, इसलिए तो नाम नहीं बनाया होगा ना। एग्ज़ैक्टली। मैं इ इस चीज़ पे एक एक बात करना चाहूँगा कि हमने इन मलक रियाज़ की बेटियों को डिस्कस कर लिया। हमने उज़्मा खान के साथ जो ज़्यादती हुई, मैं कहूँगा ये ज़्यादती है कि किसी के घर में जाकर आप इस तरीके से करें तोड़-फोड़, ये गलत है बिल्कुल। उज़्मा कानून खान के साथ ज़्यादती गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। गैर कानूनी है, मगर दहशतगर्दी है। जो मेन किरदार है मिस्टर उस्मान, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की कि एक एक यानी कि वो जिसकी वजह से सारा हुआ कि वो एक उसकी शादीशुदा आदमी है और वो एक जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बना रहा है और किसी के हुँ। घर में जाकर बैठा है। उसके ऊपर अभी तक किसी ने बात नहीं की। ना मैंने आपकी तरफ से सुना है, ना किसी और नहीं, की नहीं तरफ से। मैंने की है, मैंने कल की है। नहीं हुँ, आप यू कैन रिलाई ऑन मी हाँ राजा जी। साहब के जो पाकिस्तान में कोई नहीं बोलता जिस बात पे उसके ऊपर हम बोलते हैं। मेरा पहला कंसर्न मैंने कल एक लाइव स्टूडेंट्स का था कोई फोरम था, तो हुँ, उनको खास तौर पे टाइम दिया और हुँ, मैंने 2 बातें इसमें रेज़ की। एक तो पहली बात जस्ट जस्ट फॉर हुँ, क्लैरिफिकेशन मैं कह चुकी हूँ ये कि हुँ, उज़्मा खान क्या करती हैं? किस हुँ, मीडिया से उनका ताल्लुक है? कौन है? यतीम है? एक्ट्रेस है? ये हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। एक खातून 2 हुँ, बहनें, उनके घर में अनलॉफुल एंट्री हुई है और जिस खातून ने की है उसने एडमिट कर दी है। एडमिट कर ठीक है? दी। ये हाँ, फैक्ट है, ये गैर कानूनी हरकत है। हुँ, ये हुँ, गैर कानूनी हरकत है। हमारा कोई लेना-देना नहीं कि वो क्या कर रही थी, हुँ, एतकाफ़ में थी या डांस या कर नहीं, रही थी। ठीक। हमारा कोई लेना-देना नहीं, ये गैर हुँ, कानूनी हरकत है, दहशतगर्दी है क्योंकि हुँ, उन्होंने फ़िल्म करके फिर ब्रॉडकास्ट की है। ठीक। दूसरी बात ये कि उस्मान के बारे में मैंने ये इश्यू रेज़ किया है कि पहले तो हमें पता ही नहीं था कि उसका चेहरा कहाँ है। हुँ, फिर कल एक वीडियो आई है जिसमें हमने देखा है कि वो भी कुट खा रहा है उधर, हुँ, उसको भी पड़ी अच्छा, हैं।
अच्छा। अब इशू ये है कि आपको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मैं आवाज उठाती हूँ, और ये मैं बड़ी सीरियसली बात कर रही हूँ, मजाक के अलावा। देखिए, ऑल्दो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद खातून पे जो होता है वो एक मुख्तलिफ किस्म का होता है, इसलिए क्योंकि जिन खवातीन पे होता है तो उनकी जान जा सकती है, और हम समझते हैं कि आम तौर पे एक मर्द ज्यादा वजन का होगा, ज्यादा ऊंचा लंबा होगा खातून से, और खवातीन की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो तशद्दुद को बर्दाश्त करना उनकी मजबूरी बन जाती है, औलाद की वजह से, माँ बाप की वजह से, माशरे की वजह से। लेकिन मर्दों पे भी तशद्दुद होता है, और हम जो एक बात नहीं कर रहे वो ये है कि चाहे वो जो कुछ भी कर रहा है, और अगर उज़मा की स्टोरी को बिलीव करें हम, उज़मा कह रही है कि वो मुझसे 2 साल से शादी करना चाह रहा है, पर वो कह रहा है मैं निकल नहीं सकता, मेरी ये मजबूरियाँ। वो शख्स मजबूर बड़ा दिखाई देता है। ठीक। नो सीरियसली, वो बड़ा मजबूर दिखाई देता है कि शादी डरपोक कर रहा आप है। कह सकते हैं, फिर उसे शादी करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है। देखिए, अब मैं चूंकि ऐसी बात नहीं करना, क्योंकि देखिए तशद्दुद ना, अगर आप जबरदस्ती किसी से शादी, ये तो साफ जाहिर है कि वो कह रही है मैं अपनी 13 साल शादी के 15 साल शादी बचाना चाह रही थी। ओ बीबी, किसी के ऊपर तशद्दुद करके, किसी का पीछा करके आप उससे जबरदस्ती मोहब्बत और वफा नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, ठीक है? तो ये भी आप सोचें कि अगर वो आदमी अपनी खुशी के साथ नहीं है वहां पे, तो ये भी तो एक कंट्रोल है ना, कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल पार्ट है तशद्दुद का। तशद्दुद सिर्फ मारपीट नहीं होती, तशद्दुद घरेलू डोमेस्टिक अब्यूज ये होता है कि किसी को जी घर से ना निकलने दे। ये तो हमने वो तशद्दुद देखा है जो वीडियो पे है, हमें क्या पता जब वीडियो नहीं चल रहे होते तो कितने हाथ चल रहे होते हैं या कितनी गाली गलौज हो रही होती है। आखिर में क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि मैं आपसे काफी बार इंटरव्यू कर चुका हूँ डोमेस्टिक वायलेंस और इसके ऊपर। आप काफी ज्यादा समझदार हैं। एक पिछले दिनों आपका इंटरव्यू आया जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट का टाइम रह गया, कि वकार ज़कात जिसके मैं प्रोग्राम देखना पसंद नहीं करता, वो अजीब से प्रोग्राम होते हैं, उन्होंने एक बिलो द बेल्ट क्वेश्चन किया और आपने जवाब दे दिया। कैसे आप इस कहते हैं नखे में आ गई कि आपने उनको जवाब भी दे दिया, आपको पता है राजा साहब, आपको पता है कि मेरे इंटरव्यूज कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है? और आपको पता है कि आपने पहली बार जब मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने आपको फिर पर्सनली मैसेज किया कि मुझे इतनी खुशी हुई कि आपने वो सवालात किए जो मैं एक मर्द से, एक पाकिस्तानी मर्द से और किसी पाकिस्तानी सहाफी से नहीं एक्सपेक्ट करती थी। ऐसा हुआ है, आपके पास वो टेक्स्ट शायद मौजूद भी हो। हम पठानों की एक मजबूरी है, हमसे कोई पश्तो में बोले तो हमें प्यार आ जाता है, और हम बड़े सीधे साधे लोग हैं। मुझे एक करीबी दोस्त तो नहीं कह सकते, एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने एक डॉक्टर साहब से तारुफ करवाया। उस डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मैं तो आपकी बातों का आपकी बातों को लोगों को सुनना चाहिए, तो इस शख्स को इंटरव्यू दें। मैंने इस शख्स का नाम नहीं सुना हुआ था, मुझे फिर मैंने याद आया कि ये वो है जिसने एक दफा कहीं मार खाई थी किसी से। इत्तफाकन हमारे ही किसी जानने वाले के घर की बेटी के बारे में कोई बात की थी, तो उसने शायद ठीक ठाक मार खाई थी। मैंने, मेरा जो लड़का है बिलाल, उससे पूछा, उसने कहा मैम ये बहुत गंदा आदमी है, इसको ना इंटरव्यू दें। मैंने इस डॉक्टर साहब को, यहाँ के डॉक्टर साहब हैं NHS में, मैंने कहा जी ये तो मेरी टीम कह रही है कि नहीं, उसे कहीं ईमेल करे, लेकिन मेरी टीम ने कहा है कि मैम ये तो इसकी ज़बान ही बड़ी गंदी है। अब मैं नहीं जानती, डॉक्टर साहब ने 3 बार मुझको मिन्नतें की कि जी रिकॉर्डेड इंटरव्यू होगा, आप सेंसर कर लीजिए, मेरा दोस्त है, मैं इसको कंट्रोल में रखूंगा, ये वो। अब आपको पता है हमारे लीडर साहब वादे करते हैं, वादे नहीं पूरे करते। अब मैं वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, और इन्होंने जो बिट आप लोगों ने देखा है वो एक्चुअली उसी का ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मैंने उसी की इंटरेस्ट में कहा था कि ये मत चलाना, ये एक बात है जो कि मुझे नहीं डैमेज करेगी, मैं जो मर्जी है कहूँ, लेकिन जिस साहब के पास जाएगी वो आप दोबारा कुट खाएंगे बेसिकली। चले आपको और बहुत वैसे ही हुआ। एक गलती, एंड आई थिंक कि अब मुझे समझ आती है कि इमरान प्लांटेड इंटरव्यूज क्यों करता है। चले आपको शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और अपने ख्यालात का इज़हार किया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। Revive FM 94.0 on the radio, on your mobile and online.